नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां कल होने वाले राष्ट्रीय चुनाव सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। ये चुनाव साधारण नहीं है, क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रहने वाली शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग इस बार मैदान में नहीं उतर रही। यही वजह है कि इस चुनाव ने अस्थिरता, अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी तीनों को एक साथ बढ़ा दिया है। इस समय बांग्लादेश की सड़कों पर तनाव का माहौल है। आधे से ज्यादा पोलिंग सेंटरों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही है, जिनमें कई लोगों की घायल होने की खबरें सामने आई हैं। अल्पसंख्यक समुदायों में डर है और महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। ऐसे माहौल में सवाल ये साफ उठता है कि क्या मतदान शांति से हो पाएंगे। उधर ही अब बात करते हैं चुनावी मैदान में मौजूद प्रमुख दलों की। सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी। इस पार्टी का नेतृत्व तारिक रहमान कर रहे हैं और जमीनी समर्थन के लिहाज से ये पार्टी इस समय सबसे आगे बताई जा रही है। बीएनपी इस चुनाव को शेख हसीना के शासन के अंत और नए राजनीतिक दौर की शुरुआत के रूप में पेश कर रही है। विस्तार से अगर हम इस पार्टी के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की राजनीति में अगर आवामी लीग के बाद किसी पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार माना जाता है तो वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी। इस पार्टी की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी और लंबे समय तक ये आवामी लीग की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर पार्टी रही है। आज के चुनावी परिदृश्य में बीएनपी को सबसे मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। बीएनपी खुद को राष्ट्रवादी, संप्रभुता समर्थक और शेख हसीना शासन के विरोध की राजनीति के केंद्र में रखती है। पार्टी का नेतृत्व इस समय तारिक रहमान के हाथ में है, जो विदेश में रहते हुए भी पार्टी की रणनीति तय कर रहे हैं। बीएनपी इस चुनाव को एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में पेश कर रही है और जनता से ये अपील कर रही है कि 15 साल के एक छत्र शासन के बाद अब नया बांग्लादेश बनाया जाए। बीएनपी की रणनीति 3 बड़े मुद्दों पर टिकी हुई है: लोकतंत्र की बहाली, प्रशासनिक सुधार और भारत के साथ संबंधों को बराबरी के आधार पर परिभाषित करना। पार्टी खुले तौर पर यह कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो शेख हसीना के मुद्दे को भारत के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाया जाएगा। यह बात भारत के लिए इस पार्टी की जीत को संवेदनशील बनाती है। ग्रामीण इलाकों में बीएनपी का मजबूत नेटवर्क है और आवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के कारण बीएनपी का वोट बेस और वोट बैंक और ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि विश्लेषक मानते हैं कि इस चुनाव में बीएनपी को सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है। उधर ही हम बात करें दूसरी पार्टी की, जमात इस्लामी। बांग्लादेश की सबसे चर्चित और विवादित राजनीतिक पार्टियों में से एक रही है। इस पार्टी की विचारधारा इस्लामिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे पर आधारित है। शेख हसीना के शासनकाल में इस पार्टी पर कई प्रतिबंध लगे और इस पार्टी के कई नेताओं पर कानूनी कार्रवाई भी हुई, लेकिन अब यह पार्टी फिर से सक्रिय राजनीति भूमिका में दिखाई दे रही है। इस चुनाव में जमात इस्लामी बीएनपी के साथ खड़ी है और ये गठबंधन बनाकर खड़ी है। गठबंधन ये जो है इनका चुनावी गणित को बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है, बीएनपी और जमात इस्लामी का। जमात का जमीनी नेटवर्क खासकर मदरसों, धार्मिक संगठनों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद प्रभावी माना जाता है और यही वजह है कि इस पार्टी की पकड़ वोटिंग स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। हालांकि जमात इस्लामी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं भी व्यक्त की जाती हैं, खासकर महिलाओं के अधिकारों, अल्पसंख्यकों की स्थिति और सामाजिक स्वतंत्रताओं को लेकर। इसके कुछ पुराने बयानों और एजेंडे के कारण शहरी और प्रगतिशील वोटर वर्ग में असहजता भी देखी जाती है। फिर भी चुनावी समीकरण में जमात की भूमिका बेहद अहम है। बीएनपी के साथ उसका गठबंधन इस चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है और यही वजह है कि विश्लेषक इस पार्टी को सत्ता समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रहे हैं। अब बात करेंगे एनसीपी की, नेशनल सिटीजन पार्टी।
एनसीपी बांग्लादेश की राजनीति में एक नई और उभरती हुई एक ताकत के रूप में सामने आई है। यह पार्टी युवा नेतृत्व, सुधारवादी सोच और संस्थागत बदलाव की मांग के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। एनसीपी का एजेंडा पारंपरिक राजनीति से हटकर संविधान सुधार, न्याय व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार पर केंद्रित है। ये पार्टी खुद को पोस्ट हसीना युग की राजनीति का विकल्प बताती है। एनसीपी ये तर्क देती है कि बांग्लादेश को अब पुरानी राजनीति लड़ाइयों से बाहर निकलकर एक नए प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत है। हालांकि एनसीपी की विचारधारा और विजन को शहरी युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग में सराहना मिल रही है, लेकिन जमीनी संगठन और संस्थानों के मामले में ये पार्टी बीएनपी और जमात से काफी पीछे है। यही कारण है कि इसे चुनाव में तीसरी ताकत के रूप में देखा जा रहा है, जो चर्चा में ज्यादा है लेकिन वोटिंग ताकत में सीमित है। फिर भी अगर किसी तरह जनता पारंपरिक दलों से हटकर नया विकल्प चुनती है तो एनसीपी एक चौंकाने वाला प्रदर्शन कर सकती है। फिलहाल इसे सुधारवादी लेकिन कमजोर संगठन वाली पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। अब आते हैं आवामी लीग पर। आवामी लीग बांग्लादेश की ऐतिहासिक और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। शेख मुजीबुर रहमान से लेकर शेख हसीना तक इस पार्टी ने बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया है। पिछले 15 वर्षों में शेख हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग ने लगातार सत्ता संभाली। इस दौरान देश में आर्थिक विकास, भारत के साथ मजबूत संबंध और सुरक्षा सहयोग जैसे बड़े बदलाव हुए, लेकिन इसी दौरान विपक्ष को दबाने, चुनावी निष्पक्षता पर सवाल और मानवाधिकारों के आरोप भी लगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चेहरा जो चुनाव में मौजूद नहीं है लेकिन हर चर्चा के केंद्र में है, वो है शेख हसीना। उन पर सत्ता के दुरुपयोग और विपक्ष को दबाने जैसे आरोप लगे हैं, जबकि उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने बांग्लादेश को स्थिरता और आर्थिक विकास दिया। वर्तमान में उनका भारत में होना बीएनपी के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। बीएनपी ये कह रही है कि अगर वो सत्ता में आई तो शेख हसीना को भारत से वापस लाने की कोशिश की जाएगी। यही बिंदु भारत बांग्लादेश संबंधों के भविष्य को संवेदनशील बना देता है। शेख हसीना के दौर में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मजबूत सहयोग रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन अगर अब बीएनपी और जमात का गठबंधन सत्ता में आता है तो रिश्तों में नई शर्तें और नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। चीन का पहलू भी इस चुनाव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने बांग्लादेश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से संपर्क बढ़ाया है और निवेश के साथ साथ बुनियादी ढांचे के प्रस्ताव भी दिए हैं। इसे भारत के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति के रूप में अब देखा जा रहा है। उधर पाकिस्तान की रुचि भी इस चुनाव में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इस्लामी विचारधारा से जुड़े राजनीतिक तत्वों के उभार को वो अपने लिए अवसर के रूप में देख सकता है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये संकेत देती है कि चुनाव शांतिपूर्ण कराना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस वक्त बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों में चिंता है और कई क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि परिणाम क्या हो सकते हैं। वर्तमान संकेत बताते हैं कि बीएनपी और जमात गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। एनसीपी को समर्थन है लेकिन वो सीमित दिखता है। अवामी लीग के मैदान से बाहर रहने के कारण चुनाव का संतुलन पूरी तरह से बदल गया है। अगर बीएनपी जमात गठबंधन सत्ता में आता है तो भारत के साथ संबंधों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, पूर्ण संतुलन देखने को मिल सकता है। चीन की भूमिका बढ़ सकती है, पाकिस्तान के साथ संवाद बढ़ने की संभावना भी जताई जा सकती है। घरेलू नीतियों में धार्मिक झुकाव बढ़ सकता है जिससे सामाजिक संरचना प्रभावित हो सकती है।
दूसरी ओर अगर किसी तरह सुधारवादी ताकतों को अप्रत्याशित समर्थन मिलता है तो संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं में सुधार की दिशा में कदम बढ़ सकता है और बांग्लादेश की स्थिति थोड़ी बदल सकती है और दूसरे देशों के साथ उनके रिश्ते भी बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि वर्तमान माहौल में इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रही है। ये चुनाव तय करेगा कि बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। ये तय करेगा कि ढाका और दिल्ली के संबंध किस तरह विकसित होंगे। ये भी तय करेगा कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में चीन और पाकिस्तान की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ेगी। कल होने वाला मतदान सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, इस पर पूरे दक्षिण एशिया की नजर है। भारत की नजर भी ढाका पर इस वक्त टिकी हुई है क्योंकि इसका सीधा असर कूटनीतिक, रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से पड़ सकता है। हम इस चुनाव की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक देश की सरकार ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करने का, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाने का। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेता है, ना कोई विज्ञापन लेता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। और हमारे चैनल का ये हमेशा मकसद रहता है कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करें। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।